हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती है 391 एडी से, जहाँ पर हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया है और ये रोमन एम्पायर का एक हिस्सा है जहाँ रोमन्स राज करते हैं। इस शहर में दो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, एक तरफ क्रिश्चियंस हैं और दूसरी तरफ ज्यूइश। इसी शहर में हाइपीशिया नाम की एक लड़की रहती है जो अलेक्जेंड्रिया म्यूजियम के डायरेक्टर की बेटी है जिनका नाम थियोन है। हाइपीशिया प्लेटोनिक स्कूल में टीचर है जहां पर फ्यूचर के लीडर्स को एजुकेट किया जाता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात को जानना चाहती है कि पृथ्वी सूरज के किस ओर घूमती है, यानी कि अर्थ की पृथ्वी की दूरी क्या है। हाइपीशिया स्कूल में जब पढ़ा रही होती है तो वो अपने स्टूडेंट्स को विज्ञान की, नक्षत्रों की और फिलॉसफी की बातें सिखा रही होती है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने काम में, अपनी टीचिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है। यहाँ पर हाइपीशिया के पिता के गुलाम का जो बेटा है जिसका नाम डेवियस है, वो हाइपीशिया के साथ उसका असिस्टेंट बन के काम करता है। उसे साइंस में, विज्ञान में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, इसीलिए वो हाइपीशिया की हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनता है। हाइपीशिया अपने क्लास में सभी लोगों से पूछती है कि बताओ, धरती पर कोई भी चीज क्यों गिर जाती है। दरअसल वो बात कर रही होती है ग्रेविटी की, और ये वो वक्त होता है जब ग्रेविटी की खोज नहीं हुई थी। ग्रेविटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। डेवियस जो कि उसका असिस्टेंट है उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है, साथ ही वो हाइपीशिया से प्यार भी करता है, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार हाइपीशिया से नहीं कर सकता क्योंकि उसके पिता हाइपीशिया के पिता के गुलाम है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस म्यूजियम को दिखाया जाता है जहाँ पर हाइपीशिया के पिता डायरेक्टर हैं। दरअसल ये ज्यूइश लोगों की बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ ज्यूइश लोगों को पेगन भी कहा जाता है और वो यहाँ पर अपने देवताओं के स्टैचूज को, विज्ञान की किताबों को और अपनी पवित्र किताबों को रखते हैं। अब क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो हाइपीशिया के पिता है, इसीलिए ज्यूइश लोग जो भी बड़ा फैसला लेते हैं वो हाइपीशिया के पिता थियोन की सहमति से ही लेते हैं। वहीं बाहर हमें एक क्रिश्चियन मॉन्क को दिखाया जाता है जो यहाँ पर पेगन कि ज्यूइश लोगों के देवताओं को उल्टा सीधा कह रहा होता है। दरअसल क्रिश्चियन लोग हमेशा ज्यूइश लोगों के देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और वो कहता है कि अगर मेरा देवता, मेरा भगवान सच्चा है तो मैं आग पर चलूंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद वो मॉन्क आग के ऊपर चलता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। दरअसल उसने इस तरह का आउटफिट पहना होता है जिस वजह से आग उसे जलाती नहीं है। सारे क्रिश्चियंस लोग उसकी वाहवाही करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ज्यूइश लोगों के प्रीस्ट को भी उस आग में धकेला जाता है, लेकिन वो जलना शुरू हो जाते हैं पर उनके लोग उन्हें आकर बचा लेते हैं। हाइपीशिया के पिता थियोन भी क्रिश्चियन लोगों से नफरत करते हैं और एक दिन उन्हें अपने घर पर एक क्रॉस मिलता है जो कि एक गुलाम लड़की का होता है। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो उसे सजा दे दे, उनके गुलाम का बेटा डेविस जो कि हाइपीशिया का असिस्टेंट है, वो इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि ये क्रॉस मैंने रखा था। हाइपीशिया के पिता इससे बहुत गुस्सा हो जाते और उसे कई कोड़े मारते। हालांकि हाइपीशिया अपने पिता को रोकने की, समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। हाइपीशिया को पता होता है कि डेविस का ये क्रॉस नहीं है, इसीलिए रात को वो उसके कमरे में उसे मरहम लगाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके लेक्चर सुन सुनकर यहाँ पर डेविस ने एक मॉडल बनाया है जिसमें अर्थ के चारों तरफ 5 प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। ये वो वक्त होता है जब इंसानों को पता था कि इस दुनिया में सिर्फ 5 ही प्लैनेट हैं जो कि सूरज का नहीं बल्कि अर्थ का चक्कर लगाते हैं। हाइपीशिया डेविस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन क्लास में वो उसके मॉडल को सभी को दिखाती है और डेविस से
कहती है कि सबको इस बारे में बताओ। डेविस उसे डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जूइश लोगों का एक पवित्र प्रोग्राम चल रहा होता है जो कि इनके मंदिर में होता है। इसे लाइब्रेरी ऑफ सेरेपियम भी कहा जाता है। यहाँ पर हाइपीशिया का एक स्टूडेंट भी होता है जिसका नाम होता है ओरेस्टियस। ओरेस्टियस हाइपीशिया से बहुत प्यार करता है, वो भी एक जूस है। और यहाँ पर सबसे कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपने म्यूजिक से करता हूँ और उससे ज्यादा प्यार करता हूँ मैं हाइपीशिया से। और वो अपने म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट को हाइपीशिया को देता है। हाइपीशिया सबके सामने उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दरअसल उसने पहले भी हाइपीशिया को अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसके जवाब में हाइपीशिया ने कुछ भी नहीं कहा। डेविस भी यहाँ पर होता है जो ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है कि वो हाइपीशिया से प्यार करता है जिसका इजहार वो कभी नहीं कर सकता। इसीलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हाइपीशिया कभी किसी की ना हो। अगले दिन क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर हाइपीशिया ओरेस्टियस को एक कपड़ा वापस लौटाती है, जिसका मतलब ये होता है कि उसने उसके प्यार के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि ठुकरा दिया है। इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी एक प्रीस्ट सबको बाहर बुलाता है जहाँ पर वो सबको क्रिश्चियंस के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो हमारे देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, हमें अपने से नीचा समझते हैं, इसीलिए हमें जंग का ऐलान करना होगा। और ये सब कुछ हाइपीशिया के पिता की मर्जी से हो रहा होता है। हाइपीशिया अपने पिता को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते। और इस सब में हाइपीशिया के पिता के साथ ओरेस्टियस भी शामिल होता है। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया में पेगन यानी कि ज्यूस के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियंस की बहुत ज्यादा तादाद है, इसीलिए ज्यूस लोग हारने लगते हैं। और हाइपीशिया के पिता अपने लोगों के साथ अपने पवित्र स्थान पर, जिसे लाइब्रेरी ऑफ सेरेपियम कहा जाता है, उन सब की जान बचाने के लिए वहाँ पर आसरा लेते हैं, जहाँ डेविस भी होता है। क्योंकि डेविस एक गुलाम है, इसीलिए उसे उनके साथ रहना होगा। हालांकि वो ज्यूइश नहीं बल्कि है। ये वही जगह है जहाँ पर हाइपीशिया पढ़ाती है। हालांकि डेविस यहाँ से बाहर जाना चाहता है, लेकिन हाइपीशिया उसे मना कर देती है। यहाँ पर डेविस के साथ साथ कुछ और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स भी होते हैं। और रात को जब वो इस जगह से भाग रहे होते हैं तो डेविस उन्हें देख लेता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि उनका यहाँ से निकल जाना ही अच्छा होगा। कई महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद इनका धीरे धीरे खाना खत्म होना शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ पर सबको परेशानी टेंशन होना शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ से ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से किसी को अंदर आने की इजाजत है। एक रात को डेविस चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। दरअसल अब ये पूरा का पूरा शहर एक तरह से दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है, यानी कि दो अलग ग्रुप्स में, क्रिश्चियंस और ज्यूइश के। वही हमें हाइपीशिया को दिखाया जाता है जो उसी पवित्र जगह पर होती है जहाँ पर उसके सभी लोग उसके पिता के साथ फंसे हुए हैं। ऐसे माहौल में भी वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे छोड़ी जाती है तो ज़मीन पर क्यों गिरती है, जबकि तारे आसमान में हैं, वो ज़मीन पर यानी कि धरती पर क्यों नहीं गिरते। और हाइपीशिया के मन में पहली बार ये बात आती है कि शायद सारे प्लैनेट्स और सूरज पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमते, बल्कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इन्हें कुछ और महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद रोमन एम्परर्स इन सब को माफ कर देते हैं, कहते हैं कि तुम बाहर आ सकते हो। दरअसल उनकी नज़रों में यही गुनहगार हैं, क्योंकि इन्होंने जंग का आगाज किया था और अब ये सब के सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इनकी किसी भी चीज़ पर इनका कोई अधिकार नहीं होगा। इसीलिए हाइपीशिया और उसके लोग यहाँ से अपनी ज़रूरी चीज़ों को और अपने ग्रंथों को लेकर निकल जाते हैं। जिसके बाद क्रिश्चियंस लोग इस जगह पर, जो इनकी पवित्र जगह है, वहाँ पर आते हैं, जिनमें डेविस भी होता है, और इनके देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देते हैं। वहीं हाइपीशिया को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और कि मुझे मार दो। हाइपीशिया उसकी तलवार से उसके गले में जो गुलामी का निशान होता है उसे काट देती है और कहती है कि तुम आजाद हो। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं और अब ओरेस्टियस को दिखाया जाता है जो कि पहले एक ज्यूइश था,
अब वो क्रिश्चियन बन चुका है, साथ ही उसका एक बड़ा पद है। और अलेक्जेंड्रिया में जहाँ पहले जूइस का सम्मान किया जाता था, उनका एक वादा होता था, अब उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं। लेकिन इस बात से हाइपेशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी विज्ञान के बारे में सोच रही होती है। और इस चीज एक बार उसे अपने साथ बोर्ड पर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर भी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विज्ञान होता है। वो एक गुलाम को ऊपर चढ़ने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें ऊपर से नीचे बैग फेंकना होगा। उसका मानना ये होता है कि बैग को आगे या पीछे गिरना चाहिए, क्योंकि नाव चल रही है और जिस वक्त बैग हवा में होगा उस वक्त वो नाव आगे चलने की वजह से थोड़ा सा स्पॉट से पीछे गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उसी स्पॉट पर गिरता है, जिससे हाइपेशिया पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। और जल्दी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि शायद धरती भी अपनी धुरी पर घूम रही है, लेकिन उसकी स्पीड इस तरह से है कि जिससे धरती पर रहने वाले किसी भी चीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये वो दौर था जब धार्मिक लोगों का मानना था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है, और अगर कोई इंसान पृथ्वी के अंत तक पहुंच जाए तो वो वहां से गिर सकता है। हाइपेशिया अब भी उसी स्कूल में पढ़ाती है जहाँ पर वो पहले पढ़ाया करती थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल हैं। उसके दिमाग में एक और सवाल आता है कि पृथ्वी पर ठंड, गर्म और अलग अलग मौसम क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है। वहाँ पर उसका एक सेवक भी होता है जो उसे बताता है कि शायद सूरज बड़ा या छोटा होता होगा, इसी वजह से मौसम बदलता है। जब सूरज बड़ा होता है तो धरती पर गर्मी होती है और जब वो छोटा होता है तो ठंड। लेकिन हाइपेशिया उसकी बात से सहमत नहीं होती। वहीं जूइश लोग जो क्रिश्चियन लोगों के जुल्म और सितम से परेशान है, वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद क्रिश्चियंस लोग एक बार फिर से उन्हें बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। हाइपेशिया ओरेस्टियस के पास जाती है और कहती है कि क्रिश्चियंस लोगों को ऐसा करने से मना करो, मैं अपने लोगों को समझाऊंगी। लेकिन ओरेस्टियस जो कि खुद भी पहले जूइश था, जो अब क्रिश्चियन बन चुका है, वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। डेविस भी उन लोगों में शामिल होता है जो जूइश लोगों को मार रहे होते हैं, पर अब उसे एहसास हो चुका है कि वो गलत कर रहा है। मासूम लोगों का, मासूम बच्चों और औरतों का इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। सब कुछ जब ठीक हो जाता है तो जूस लोग क्रिश्चियन लोगों के लीडर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने पवित्र स्थान यानी कि लाइब्रेरी ऑफ सेरेबियम में वापस जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जा सकते हो, लेकिन तुम सबको क्रिश्चियनिटी को अपनाना होगा। हाइपेशिया भी यहाँ पर होती है, जिसे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उसका विरोध करती है, उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है, जिससे लीडर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो भी उसे उल्टा सीधा कहते हैं। साथ ही वो यहाँ पर नए रूल्स बनाते हैं कि सभा में किस तरह से औरतों को रहना चाहिए। साथ ही वो हाइपेशिया को कहते हैं कि वो एक वैज्ञानिक नहीं है बल्कि वो एक विच है। ये धरती पूरी तरह से चपटी है, लेकिन वो अपनी अलग अलग तरह की साइंस लोगों को बताती है जो कि पूरी तरह से गलत है। इस तरह के इंसान को जीने का कोई भी हक नहीं है। यहाँ पर ओरेस्टियस भी होता है। ये सब कुछ देखकर सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन की सभा में सबको बाइबल के सामने झुकने के लिए कहा जाता है, लेकिन ओरेस्टियस ऐसा करने से मना कर देता। वो बाइबल के सामने नहीं झुकता और वहाँ से चला जाता है। सब उसे एक ढोंगी क्रिश्चियन कहते हैं। यहाँ पर वो मॉन्क जो शुरू में आग के ऊपर चला था, वो उसके सिर पर पत्थर से प्रहार करता, उसे पूरी तरह से जख्मी कर देता है। ज्यूस लोग ये देखकर पूरी तरह से भड़क जाते हैं और उस मॉन्क को मार देते हैं, जिसके बाद ज्यूस लोगों के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और अब जो क्रिश्चियंस के लीडर्स हैं वो हाइपेशिया को और ओरेस्टियस को मारना चाहते हैं। ओरेस्टियस का एक दोस्त जो उसी के साथ स्कूल में पढ़ा करता था, जो बचपन से क्रिश्चियन है, वो उसे समझाता और बताता है कि धर्म में और प्यार में हमेशा धर्म की जीत होती है। तुम्हें झुकना होगा, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। ओरेस्टियस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनकी बाइबल के यानी कि क्रिश्चियनिटी के सामने झुक जाता है। हाइपेशिया ने ऐसा नहीं किया होता, इसीलिए अब वो हाइपेशिया को मारना चाहते हैं। वही हाइपेशिया जो अभी जान चुकी है कि धरती सूरज के यानी कि सन के चक्कर लगाती है, बाकी सन और दूसरे प्लैनेट्स धरती के चक्कर लगाते हैं। पर अब वो ये जानने की कोशिश कर रही होती है कि धरती सन के चक्कर किस तरह से लगाती है। क्या वो सर्कुलर मोशन में लगाती है या उसका चक्कर लगाने का जो मोशन है वो कोई और है। हाइपेशिया को लगता है कि वो इलिप्स शेप में सन का चक्कर लगाती है, तभी धरती पर अलग अलग मौसम आते हैं। लेकिन वो इस थ्योरी पर अभी कंफर्म नहीं होती। तभी वहाँ पर ओरेस्टियस आता और उसे बताता है कि तुम्हें मारने की तैयारी की जा रही है, तुम्हें क्रिश्चियनिटी को अपनाना होगा।
पर वो साफ साफ मना कर देती है। हालांकि डेविस भी उसे बचाना चाहता है, लेकिन अब उसे पकड़ लिया जाता है और उसे मारते पीटते जलील करते हुए लाइब्रेरी तक लाया जाता है। ये सब लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन इनके पास तलवार नहीं है, इसीलिए बाहर पत्थर लेने के लिए जाते हैं। डेविस को देखकर बहुत दुख होता है और वो उसे इस तरह की मौत मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो खुद उसे आसान मौत देकर मार देता है। और जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है, तभी वो ऊपर छत की तरफ देखती है, जहाँ पर इलिप्स शेप का एक गोलाकार होता है, जिससे उसे अपनी थ्योरी पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाता है कि पृथ्वी इलिप्स शेप में ही सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिस वजह से अलग अलग मौसम पृथ्वी पर आते हैं। और अब अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उसने अपने सवालों के जवाब को पा लिया और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर वो सब लोग भी आ जाते हैं जो पत्थर लेने के लिए गए थे। डेविस उनसे कहता है कि ये बेहोश हो गई है, जिसके बाद सब के सब उसे पत्थर मारते हैं। उसके शरीर को गलियों में घसीटा जाता, उसे जला दिया जाता है और इतिहास से उसके नाम को हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। हाइपीशिया की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, पर ठीक 1200 सालों बाद जोहानस केपलर, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दुनिया को बताया कि अर्थ एलिप्टिक ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है। और यही बात थी जो हाइपीशिया ने सबको बताई थी। हाइपीशिया को हमेशा के लिए